दोस्तों, आज फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग के संपादक राजीव रंजन सिंह। स्वागत है आपका राजीव जी। राहुल गांधी ने खाड़ी युद्ध के बीच में एक एक्स पर एक पोस्टिंग की थी कि जैसे ही 29 तारीख को अंतिम वोट पड़ेगा, उसके बाद सरकार तेजी के साथ पेट्रोलियम पदार्थों की, गैस की कीमत बढ़ानी शुरू कर देगी। सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से लगातार इस बात से इनकार किया जाता रहा कि नहीं, गैस ये कीमत बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। लेकिन आज पहली तारीख है और देखते ही देखते जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो 993 रुपये महंगा हो गया। एक दिन में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। राहुल गांधी ने फिर से एक्स पर एक पोस्टिंग की है और उनका कहना है कि हमने तो पहले ही कह दिया था, फरवरी से अब तक 1380 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। सिर्फ 3 महीने में 81% का इजाफा हो गया। इसका असर केवल फैक्ट्रियों पे उन्हीं पर नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पे ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका असर चाय वाले पे पड़ेगा, इसका असर ढाबे वाले पे पड़ेगा, इसका असर बेकरी वाले पे पड़ेगा, इसका असर हलवाई पे पड़ेगा। और जब जितने भी खाना पकाने के व्यवसाय हैं, छोटे हों या बड़े हों, सभी पे इसका असर पड़ेगा। और जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनके ऊपर तो इसका असर पड़ेगा ही। यानी कीमतें बढ़ने का एक सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? राहुल गांधी का दावा है कि उन्होंने जो कहा था वो होना शुरू हो गया है। प्रश्न इस बात का है कि सरकार के पास कोई ना कोई तो एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए सरकार कोशिश कर रही है कि उसे पेट्रोल और डीजल के दाम न बढ़ाने पड़े। यानी हम लोगों को जो पेट्रोल पंप पे मिलता है उसके दाम न बढ़ाने पड़े। सरकार कब तक इसमें कामयाब हो पाएगी, और क्या वास्तव में उसके पास कोई मैकेनिज्म है या नहीं है उसके पास कोई मैकेनिज्म? क्योंकि ये तो एक हकीकत है कि पिछले 3 साल से तेल कंपनियां बहुत ही मोटा मुनाफा कमा रही हैं। आज एक राष्ट्रीय अखबार में लीड है पहले पन्ने पर कि तेल कंपनियों ने 2025-26 में रोज 116 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। रोज, केवल एक साल के अंदर अंदर रोज 116 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। राजीव जी। सर, सबसे पहले तो मजदूर दिवस पे आपको और आपके सारे दर्शकों को बधाई। हम लोग को गधा मजदूरी करना जो है हमारी किस्मत में, हम लोग करते रहेंगे। सरकारें जो है ऐसी दोहन शोषण करती रहेंगी, बोलेंगी कुछ करेंगी कुछ। तो ये आपने जो बोला है, देखिए कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। इंडिया 50% से ज्यादा एलपीजी जो है वो इंपोर्ट करता है, ठीक है। और जो 1900 रुपए आप बता रहे हो कि कमर्शियल सिलेंडर पे फरवरी से अभी तक बढ़ गए हैं, 3100 3200 का कमर्शियल सिलेंडर हो गया है। इसके रिpercussion इकोनॉमी पे चौतरफा होंगे। आपने एकदम सही कहा कि रेडी वाला ये जो चाय पकौड़े बनाते हैं सड़क के किनारे, है ना, ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था, पहले की भी उसमें बताया था कि जो समाज का सबसे निचला तबका है उसके ऊपर में सबसे पहले इम्पैक्ट आने वाला है और सिवियर इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। तो और ये आप समझ लीजिए, राहुल गांधी ने जो कहा 100% सही है। ये ट्रांसमिशन जो है महंगाई की, ये होनी मतलब ये इसकी शुरुआत हो गई है। और अब तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई है। वर्ल्ड बैंक ने क्लियरली कहा है कि बढ़ते हुए ऊर्जा के दाम जो हैं इससे 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ लोग जो है वो भुखमरी की तरफ ढकेल दिए जाएंगे। और अधिकतर, जाहिर सी बात है, इसमें इंडिया के ही रहने वाले हैं, क्योंकि हर छठा आदमी तो हिंदुस्तानी है वर्ल्ड के पॉपुलेशन में, 1/6। तो सबसे ज्यादा लोग जो भुखमरी की दिशा में धकेले जाएंगे ये एनर्जी क्राइसिस के कारण, वो इंडिया के अंदर में ही है रहने वाले, भारत के अंदर रहने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई। और मेरे ख्याल से जो सरकार की एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि लगातार आप जो है झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। कोई कुछ भी दावा करे, कोई कुछ भी एग्जाम्पल आपके सामने डाटा फैक्ट फिगर के साथ में लेके आए, आप उसको सरे से नकार दो। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि अभी थोड़े दिनों पहले इन्फ्लेशन के डाटा आया था, इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन का भारत सरकार का डाटा बोलता है कि भाई अभी भी हम वो 4-5% वाली महंगाई दर से गुजर रहे हैं।
जबकि पेट्रोल डीजल आपको मालूम है विश्व बाजार में बढ़ गए हैं, तो उसका ट्रांसमिशन धीरे धीरे हो ही रहा है। एविएशन फ्यूल के दाम जो है वर्ल्ड ओवर बढ़ गए हैं। हमने पिछले इंटरव्यू में बात किया था कि भाई यूरोप में 6 हफ्ते में फ्लाइट उड़नी बंद हो जाएंगी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम ऑलरेडी सरकार बढ़ा चुकी थी। महंगाई कैसे नहीं बढ़ रहा, ये मतलब जो डाटा ये दे रहे हैं वो डाटा पे अब कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये हर तरीके से जो है एक गुडी गुडी डाटा प्रेजेंट करते रहो और मानो ही मत कि भाई कुछ भी गलत है या कुछ भी खराब है। ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो नीति है, कोई कुछ भी नंबर्स के साथ में आपके सामने प्रेजेंट कर, तो मानते ही नहीं है कि कुछ गलत है। वही चीज ये भारत सरकार पिछले 11 साल से कर रही है। अब आप ये देखिए कि जो मोदीनॉमिक्स का नाम जपा करते थे हमारे कॉरपोरेट मीडिया और तमाम तरीके के जो बुद्धिजीवी वर्ग, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग जो था, आज मोदीनॉमिक्स की क्यों नहीं कोई बात करता है। मोदीनॉमिक्स क्या है? मोदीनॉमिक्स था कि रुपया मजबूत हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, भारत के अंदर में बहुत ज्यादा विदेशी निवेश होगा। हम यहां देख रहे हैं सारी चीजें उल्टी हो गई। विदेशी निवेशक देश को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं 1.91 लाख करोड़ के स्टॉक्स जो है जनवरी 1 से लेके अप्रैल 30 के बीच में विदेशी निवेशकों ने इस साल बेचा, जो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड पिछले साल रिकॉर्ड बना था, 1.66 लाख करोड़ के स्टॉक सेल किए थे विदेशी निवेशकों ने। इस बार साल की शुरुआत के 4 महीने में वो रिकॉर्ड हमने क्रॉस कर दिया। 1.91 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं। रुपया ऑल टाइम लो चला गया है, 95 के नीचे चला गया है। ठीक है, विदेशी निवेशक देश छोड़ के भाग रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ना तय है। फिस्कल डेफिसिट, ऑयल कंट्रोल में रहने के बाद भी इनका फिस्कल डेफिसिट हमेशा 4.5 के ऊपर रहा, इस बार और वो छप्पड़ फाड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि मोदीनॉमिक्स तो गायब हो गया, बंटाधार हो गया, कोई उस बारे में बात नहीं कर रहा। जितना ढोल नगाड़े बाजे के साथ में मोदीनॉमिक्स की बात की जाती थी वो सारी गायब हो गई। और प्लान बी या स्ट्रैटेजी इस चीज से मुकाबला करने के लिए है नहीं, जबकि वर्ल्ड बैंक चीख चीख के अपनी रिपोर्ट के द्वारा बता रहा है कि 4.5 करोड़ लोग जो है, वो भी कंजर्वेटिव डाटा दिया उन्होंने कि भुखमरी की तरह, आप ये कहने के मरने वाले हालात की तरफ जो है उनको वो चले जाएंगे, और ये भारत के लोग हैं। तो राहुल गांधी ने सचेत किया कई दिनों पहले, हफ्तों पहले। आपका वर्ल्ड बैंक ने कई दिनों हफ्तों पहले सचेत किया। अभी तक पर हमारी सरकार या सरकार के शीर्ष में बैठे हुए जो लोग हैं उनका पूरा ध्यान बंगाल इलेक्शन की तरफ में है। उनका मतलब 4 मई के पहले वो इधर देखने भी नहीं वाले, झांकने भी नहीं वाले। तो ये जनता को समझ लेना है कि भैया प्रायोरिटीज जो हैं इस सरकार की कुछ और है। इस पे मैंने अपने चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे कल एक वीडियो भी बनाया था डाटा के साथ में कि मोदीनॉमिक्स का कैसे बंटाधार हो गया और उसके साथ में देश का कैसे बंटाधार हो गया। तो हम बंटाधार जो है उस दिशा में बढ़ चुके हैं, और मुझे प्लान बी इस सरकार का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आज इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। मार्क माय वर्ड्स, लिख लीजिए, अगर ये युद्ध मई तक खिंचता चला गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, तो एलपीजी के दाम बेतहाशा रूप से जो है वो भारत में बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम कम से कम 25 से 30 रुपए बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे अलग अलग रिसर्च फर्म बता रहे हैं। अब आप ये बताइए, ऐसी स्थिति में इकोनॉमी कैसे रन करेगी? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। इकोनॉमी एकदम थम सी जाएगी, रुक सी जाएगी। जी अभय। अब सरकार ने कुछ युक्तियों का इस्तेमाल किया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप भी जानते हैं कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की थी। पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की थी, जिससे सरकार को हर साल 12,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के, राजस्व के नुकसान होने का अंदेशा था। ये एक अनुमान था। फिर सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट के ऊपर एक विंडफॉल टैक्स लगाया। डीजल के एक्सपोर्ट के ऊपर एक विंडफॉल टैक्स लगाया और इस टैक्स को सीधे 21 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 55 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया। तो क्योंकि भारत से हर महीने 191 करोड़ लीटर डीजल का निर्यात होता है, तो सरकार को 10,500 करोड़ रुपए के
आमदनी इससे होने का अंदाज है। इसका मतलब है जो 12,000 करोड़ रुपए का सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ था, रेवेन्यू घाटा हुआ था, उसमें से सरकार ने रिकवरी 10,000 करोड़ के आसपास की एक रिकवरी करते हुए दिखाई पड़ी। फिर जो तेल कंपनियां हैं वहां पे तेल की राशनिंग वगैरह की, और उसमें राशनिंग ये है कि आप 200 लीटर से ऊपर किसी को तेल बेचेंगे नहीं, ताकि वो इंडस्ट्रियल सप्लाई में न चला जाए तेल वगैरह वगैरह। इस तरह सरकार ने कुछ कोशिश की है। जाहिर है कि ये कोशिश अपर्याप्त है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत होते हुए कह रहा हूं, लेकिन इस कोशिश से कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। जी देखिए, दो चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि आप डीजल तब ना एक्सपोर्ट करोगे जब क्रूड आएगा देश में प्रॉपर मात्रा में। क्रूड आएगा तभी तो उसको रिफाइन करके आप डीजल बेचोगे ना। पर क्रूड ही जब आपको सही मात्रा में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो फिर आप उसको कन्वर्जन कैसे करोगे और डीजल कैसे बनाओगे? और मेरे ख्याल से ये टैक्स बढ़ाने के बदले इनको कंप्लीटली डीजल के सेल पे बैन लगा देना चाहिए। आज की डेट में जरूरत है देश के अंदर में डीजल और पेट्रोल का रहना, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं सर, ये जब आप सुन लोगे तो लोगों के ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे या तन बदन में आग लग जाएगी, दो में से एक ही चीज हो सकता है। देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेके जबरदस्त रूप से जो है लोगों में गुस्सा जो है वो व्याप्त हो गया है। कारण उसका ये है कि अमेरिका में $4 पर गैलन से ज्यादा जो है वो तेल के दाम हो गए हैं, ठीक है। गैसोलीन पेट्रोल जो बोलते हैं वो $4 क्रॉस कर गया है। अगर मैं 95 रुपीज का $1 पकड़ूं तो 95 इंटू 4 होता है 380 रुपए। एक गैलन में 3.8 लीटर रहता है कोई भी द्रव्य पदार्थ, पेट्रोल मान लीजिए क्योंकि पेट्रोल की बात, की गैलन यही है। हाँ, तो गैलन, एक गैलन में 3.8 लीटर, और अगर $4 का एक गैलन हो गया है तो यानी 380, तो 380 डिवाइडेड बाय 3.8 कीजिए तो आता है 100। यानी अमेरिका में 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। यदि मैं रुपए और लीटर में कन्वर्ट करूं डॉलर और गैलन को, तो अमेरिका की जनता में बेतहाशा असंतोष और क्रोध और गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप को लेके इसलिए हो गया है क्योंकि अमेरिका में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। अब आप ये सोचिए कि मार्क जकरबर्ग से लेके बिल गेट से लेके जेफ बीजोस तक जो विश्व के धन्ना सेठ है, रईस लोग हैं, ये 100 रुपए प्रति लीटर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हैं, ठीक है। और यहां नागपुर में बैठा हुआ गरीबदास राजीव रंजन सिंह 108 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भरा रहा है। और ना नागपुर के रहवासियों में किसी तरीके का गुस्सा नजर आ रहा है, ना भारत के लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है, अमेरिका के लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है क्योंकि वहां 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। और यहाँ 108 रुपए नॉर्मल कंडीशन में भरा रहा हूं और किसी में कोई गुस्सा नहीं है। ये नाइंसाफी है कि नहीं है कि बिल गेट, जेफ बीजोस, मार्क जकरबर्ग जैसे धन्ना सेठ 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भर रहे हैं, और यहाँ गरीबदास राजीव रंजन सिंह या अभय दुबे जी, मतलब गरीबदास नहीं, मध्यम वर्गीय अभय दुबे जी जो है वो 105 रुपए जो भी दिल्ली में चल रहा होगा उतना भर रहे हैं, यानी इन लोगों से ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। पर हमारे देश के लोगों में किसी भी तरीके का गुस्सा व्याप्त नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये सोचने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको आभास ही नहीं है कि हमारे ऊपर में कितनी पीड़ा जो है वो थोप दी गई है। अब ये 108 रुपए लीटर जो पेट्रोल मिल रहा है मुझे नागपुर में, उसका कारण यह है कि इसमें 50% से ज्यादा कॉस्ट जो है वो टैक्सेस का है। एक्साइज टैक्स, तो वैट, तो स्टेट वैट, सेंट्रल गवर्नमेंट वैट, मतलब ये सब मिलके 50% से ज्यादा का कॉस्ट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। अमेरिका में गैसोलीन में यानी पेट्रोल में 15% से ज्यादा का टैक्स नहीं है, यहाँ 50% से ज्यादा का है। तो सरकार तो हमको लूट रही है। हम पेट्रोल कंपनीज की क्यों बात कर रहे हैं? एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल की बात करने की जरूरत नहीं। आप तो भारत सरकार की बात कीजिए कि नॉर्मल कंडीशन में जब $60 के नीचे था पर बैरल पेट्रोल के दाम, क्रूड के दाम, उस टाइम भी सरकार मेरे से 108 रुपए ले रही थी। आज जो है ऊपर गया तो सरकार को ये पूरा का पूरा भार अपने ऊपर
लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो ये सरकार तो हमको बहुत पहले से लूट रही है। नहीं, 108 रुपए में 50 से लेके 55 रुपए तक भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को जा रहा है, और ये उस पैसे का कर क्या रही है? मेरे से मध्यम वर्गीय परिवार से, राजीव रंजन सिंह से पैसा लेके ये लाडली बहना और लाडला भाऊ जैसी योजनाओं में लोगों से अपने लिए वोट खरीद रही है। ये सरकार कोई अपने घर में बैठ के तो पैसा बनाती नहीं है ये सब्सिडीज देने के लिए, ये एक हाथ से लेती है और दूसरे हाथ देती है। तो अभी हो क्या रहा है इस देश के अंदर? जो सबसे बड़ा साजिश इस देश के अंदर में आज की डेट में हो रहा है, वो ये हो रहा है कि मध्यम वर्ग को लूटा जा रहा है, पैसे लेके बहना और लाडला भाऊ जैसी योजनाओं के माध्यम से वोट बटोरे जा रहे हैं। और अब जब सरकार को मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देनी चाहिए, तो आप देखना ये 4 मई का रिजल्ट आने के बाद क्या हो सकता है कि कल से ही जो है ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दे। तो मध्यम वर्गीय परिवार का कोई माई बाप नहीं है इस देश में, कोई, मतलब आप ये समझ लीजिए सरकार को कोई फिक्र नहीं है। या तो सबसे अमीर लोग जो हैं उनके बैंकों के लोन माफ करके उनको रियायत दी जाएगी, या जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनको फ्री फुकट का राशन देके, या लाडली बहनों और लाडला भाव जैसे योजनाओं के माध्यम से 2,500 रुपए 2,000 रुपए इनके बैंक अकाउंट में डाल के जो है इनको राहत दी जाएगी। मध्यम वर्गीय परिवार अपने आप अपने संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको गधा मजदूरी के लिए जो है, मई दिवस के लिए जो है, ये मैंने बधाई दी। हमारे भाग्य में ही ये लिखा हुआ। जी सर। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। आप अपने आप को गरीबदास कह रहे हैं, मुझे मध्यवर्ग कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में कोई फर्क नहीं है। बहरहाल मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। अब हम लोग अपने इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आते हैं। पहले हिस्से से ये जुड़ा हुआ है। आपने पहले हिस्से में भी बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज से कितने बड़े पैमाने पर धन निकाल लिया है, विदेशी निवेश तक भारत आ नहीं रहे हैं। और आपने शायद स्टॉक मार्केट में निवेश के संदर्भ में कहा होगा, लेकिन जो इंडस्ट्री में जो विदेशी निवेशक हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी भारत का जीरो हो चुका है। वो भी जीरो हो चुका है। उस बात पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब ना स्टॉक मार्केट में निवेश बहुत तेजी के साथ घट रहा है, बाहर जा रहा है पैसा। और जो डायरेक्ट एफडीआई है, वो एफडीआई में भारत पहले से ही जीरो हो चुका है। ये स्थिति है। भारत के अर्थव्यवस्था पर, उद्योगों के ऊपर किसी को कोई भरोसा नहीं है, कोई यहाँ पैसा लगाना नहीं चाहता। अच्छा, अब बीच में युद्ध विराम की वजह से काफी दिनों से युद्ध हुआ नहीं है। बल्कि युद्ध अब तो एक तरह से जब मिसाइलें बरस रही थी, बम्बार्डमेंट वगैरह हो रहा था, है, तो उस किस्म का तो युद्ध हो नहीं रहा है। अब तो जो युद्ध हो रहा है वो तो कूटनीतिक युद्ध है, डिप्लोमेटिक वार है, जो कि अमेरिका, चीन और रूस और ईरान और इजराइल, ये सब लोग इस डिप्लोमेटिक वार में इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बीच में स्टॉक मार्केट उछला भी। स्टॉक मार्केट ने कुछ रिकवरी भी मारी कई बार, लेकिन फिर से चूंकि कोई समझौता नहीं हो पा रहा है और ईरान और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मशीन गन लेके आ गए और ईरान ने कहा कि हम ऐसा अटैक करेंगे, इसमें आपको बड़ी तकलीफ होगी, अनप्रेसिडेंटेड अटैक करेंगे, मिलिट्री अटैक करेंगे आपकी नाकेबंदी के ऊपर, होर्मुज के। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। इस चक्कर में क्या हुआ है कि फिर से जो स्टॉक मार्केट में जो है वो भालू लोग सक्रिय हो गए हैं, मतलब बियरिश ट्रेंड आ गया है, पिटाई हो रही है स्टॉक्स की। तो इस स्थिति में आप स्टॉक मार्केट के लिए क्या कहेंगे? सर, मार्केट की कंडीशन तो खराब होगी, क्योंकि 2 चीजें ही स्टॉक मार्केट को प्राइमरीली चलाती है। पहला है प्रॉफिट कंपनीज का बनना चाहिए, जिसके लिए इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होना जरूरी है। दूसरा, लिक्विडिटी होना चाहिए सिस्टम में। लिक्विडिटी रहेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। लिक्विडिटी मतलब इंटरेस्ट रेट नीचे होना चाहिए, और रिजर्व बैंक्स ने या जो भी देश के सेंट्रल बैंक है उन्होंने सिस्टम में लिक्विडिटी फेंकना चाहिए। ठीक है, दोनों ही कंडीशन अभी अपोजिट जा रही है। अब कैसे है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है जो कोई नहीं बताता, वो मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए, किसी भी देश का जो है, जैसे हर घर का एक बजट होता है, वैसे ही देश का भी एक लेजर होता है जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इसके 3 प्रमुख भाग हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट,
दूसरा होता है करंट अकाउंट और तीसरा होता है रिजर्व अकाउंट। हम्म, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, समस्या क्या है, ये समझिए। करंट अकाउंट जो है इसके भी होते हैं तीन भाग। ट्रेड अकाउंट, ट्रेड बैलेंस जिसको बोलते हैं, प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस। हमारा करंट अकाउंट हमेशा से डेफिसिट में रहा है क्योंकि हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिव रहा है, यानी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले, तो हमारा करंट अकाउंट हमेशा से डेफिसिट में रहा है। पर इस ट्रेड डेफिसिट को या करंट अकाउंट को थोड़ा बहुत मतलब जो संभाल लिया करता था वो था कैपिटल अकाउंट। दर्शकों ध्यान से डायरी में नोट कर लेना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है किसी भी देश के लेजर का? कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस रिजर्व अकाउंट इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो अब हो ये रहा है कि करंट अकाउंट हमारा नेगेटिव में रहता था क्योंकि ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में था, तो उसको कुछ हद तक जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट जो है न्यूट्रलाइज कर देता था, क्योंकि हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट रहता है एफआई इनफ्लो एंड एफडीआई इनफ्लो। तो देश के अंदर में एफआई और एफडीआई दोनों बहुत भारी मात्रा में निवेश करते थे, तो ये दोनों आपस में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट न्यूट्रलाइज होकर जीरो हो जाते थे। इस कारण से एक मतलब ये था कि भाई देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट की कोई समस्या नहीं है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब हो रहा है भयानक रूप से उल्टा। करंट अकाउंट तो नेगेटिव था, वो नेगेटिव रहेगा क्योंकि ट्रेड हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, साथ ही उसका जो दूसरा पार्ट है प्राइमरी बैलेंस, उसमें भी समस्या आ गई है। प्राइमरी बैलेंस का अर्थ रहता है कि भारत के बाहर जो लोग काम करने गए हैं वो अपने घर के लोगों को जो पैसा भेजते हैं वो प्राइमरी बैलेंस बनाता है, और वो ही मोटा मोटी मतलब $100 बिलियन के ऊपर चला जाता था। ठीक है, तो अब एआई के कारण जो नौकरियां जा रही हैं या ये ईरान वॉर के कारण जो तेल के कुएं बंद हो गए हैं, तो वहां पे अब कितने लोग की नौकरियां बची किसी को मालूम नहीं है। पैसे का इनफ्लो भारत में आना प्राइमरी बैलेंस में कम हो गया है, तो ट्रेड भी इम्बैलेंस है, नेगेटिव है, और प्राइमरी बैलेंस भी नेगेटिव हो गया, तो करंट अकाउंट तो पूरा नेगेटिव आपका जाएगा। कैपिटल अकाउंट जिसके माध्यम से हम लोग जीवित थे, चल रहे थे, वो भी अब उल्टा होने जा रहा है। एफडीआई आपने बता दिया कि जीरो है, आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई है, आईएमएफ ने बताया है कि इंडिया का ट्रेलिंग 12 मंथ यानी पिछले 12 महीने का एफडीआई हम ऐड करें तो मात्र $0.5 बिलियन होता है। ठीक है, और ये हो गया। और दूसरी तरफ एफआई जिसको हॉट मनी भी कहा जाता है, जो स्टॉक मार्केट में लगता है, ये तो 191 लाख करोड़, 1,91,000 करोड़ रुपए जो है ये भारत से बाहर चले गए। तो अब हो ये गया, कैपिटल अकाउंट भी नेगेटिव की दिशा में चला गया है। तो अब होगा क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम जो है उसको कैसे आप मैनेज करोगे? तो जो तीसरा अकाउंट है रिजर्व अकाउंट, जो कुछ नहीं है, वो आपका सेंट्रल बैंक में यानी आरबीआई में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको बताता है रिजर्व अकाउंट। तो जब ये दोनों गड़बड़ा जाते हैं तो सरकार क्या करती है? रिजर्व अकाउंट से पैसा निकालती है। ठीक है, इनको बैलेंस करने के लिए जीरो पे लाने के लिए, जो फॉर्मूले में मैंने आपको बताया। तो देश का फॉरेक्स रिजर्व गिरेगा, फॉरेक्स रिजर्व गिरेगा तो रुपये की वैल्यू गिरेगी, रुपये की वैल्यू गिरेगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो जो प्रॉफिट है कंपनीज का, मार्जिन जो है वो कंप्रेस होगा, मार्जिन पे इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी के मार्जिन पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो अर्निंग पर शेयर यानी प्रॉफिट पर शेयर कम होगा, प्रॉफिट पर शेयर कम होगा तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइसेस नीचे आएंगे। तो मार्केट की कंडीशन तो खराब रहने वाली, एकदम बेसिक में तोड़ के मैंने आपके दर्शकों को ये चीज समझाई है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब स्थिति इतनी बुरी है, हर तरफ से कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हर तरफ से मार खा रहा है, रुपया जो है उसी कारण 95 क्रॉस कर गया क्योंकि उसको दिख रहा है कि कैपिटल अकाउंट भी जो है वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन कहीं वर्स ना हो जाए। तो अब ऐसी कंडीशन में निवेश कहां करना चाहिए, इसके ऊपर में मैं वीडियो लेके आ रहा हूं 11 मई को, पेड वीडियो, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि कहां मैं निवेश कर रहा हूं, कहां स्थितियां उत्पन्न हो रही, क्योंकि आपदा में हमेशा अवसर जो है वो रहता ही रहता है, बस आपको वो आइडेंटिफाई स्पॉट करने की जरूरत है। परंतु मैं दर्शकों को बता दूं कि बहुत ही ज्यादा विषम स्थिति होने वाली है। अगर ये मई पूरा युद्ध खिंच गया
तो जून और जुलाई से सिस्टम से लिक्विडिटी गायब हो जाएगी। और जब सिस्टम से लिक्विडिटी गायब होगी तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। ये मार्केट कोरोना वाला मार्केट नहीं है कि एक महीने में ही गिर गया 30%, 40%। ये 2008 वाला मार्केट है जो सब प्राइम क्राइसिस भी होता है, जो धीरे धीरे हलाल कर रहा था, नीचे जाता था, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ता था, फिर नीचे गिरता था, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ता था। ये हलाल कर कर काटने वाला जो है ये मार्केट है, जो धीरे धीरे लोगों को जो है वो पेन देगा, और इतना पेन देगा कि मतलब बर्दाश्त के बाहर हो गए। इसीलिए हम सभी के पक्ष में है कि ये युद्ध जितनी जल्दी से जल्दी समाप्त हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी जितनी जल्दी से जल्दी खुले, उतना भारत के लिए बेहतर है। भारत के लिए दोहरी मार मैं इसलिए बोल रहा हूं सर, क्योंकि आज की डेट में क्या आप समझ लीजिए, हमेशा से ये रहा है कि पूंजी जो है, कैपिटल जो है, पूंजी हमेशा उसी जगह जाती है जहां पे मैक्सिमम रिटर्न उसको मिलता है, क्योंकि पूंजी स्कार्स है, कैपिटल स्कार्स है, कमी है पूंजी की। तो पूंजी का पलायन हमेशा ऐसी जगह होगा जहां उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आज की डेट में रिटर्न सबसे ज्यादा देने वाला एक ही सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दुख की बात है कि भारत में एक भी एआई या सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज नहीं है। इसीलिए एफआईएस इंडिया से बाहर पैसा निकाल के साउथ कोरिया, ताइवान, जापान और सबसे बड़ा अमेरिकन मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, इसी साल 4 बड़ी कंपनी जो हैं वो अपना आईपीओ लेके आने वाली, जो एआई में है। एक जो चैट जीपीटी की मालिक है ओपन एआई, दूसरा उसका कॉम्पिटिटर है एंथ्रोपिक, और सारे आईपीओ का बाप आईपीओ आने वाला जो है वो है स्पेसएक्स, जो टेस्ला की जो कंपनी है स्पेस रिसर्च वाली, एलॉन मस्क की, वो आईपीओ लेके आने वाला है। तो ये पूरा सिस्टम से लिक्विडिटी खींच देने वाले हैं। इसी कारण से ना केवल भारत बल्कि वर्ल्ड ओवर के स्टॉक मार्केट में हम देखेंगे कि सेकेंड हाफ में बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहने वाला है। जी सर। जी राजीव जी, आपने बहुत विस्तृत विश्लेषण किया, और जो भारतीय स्थिति है और जो ग्लोबल स्थिति है, सभी को आप अपने विश्लेषण में ले आए। जाहिर है कि फिलहाल जो तुरंत हम लोगों के सामने नज़ारा है, वो नज़ारा, उस नज़ारे में उम्मीदें बहुत कम हैं, अंदेशे बहुत ज़्यादा हैं, और इस अंधकार का हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे तो है ही। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के प्रति भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा सभी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगाई का बम था, उसका पलीता सुलगने लगा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, उसका पलीता सुलगने लगा है। 4 तारीख के बाद ये बम फूट जाएगा। पहले से ही महंगाई बढ़ रही है, और जो गरीब आदमी है, निम्न मध्य वर्ग का आदमी है, मध्य वर्ग का व्यक्ति है, वो तो इस महंगाई को झेल नहीं पाएगा। फिर दरअसल देश में जिसको जिंदगी गुजारना कहते हैं ठीक ढंग से, वो केवल ऊपर के 15-20% लोग ही जिंदगी गुजार पाएंगे। बाकी सब लोग किस अलग अलग किस्म की, अलग अलग शिद्दत के साथ जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सरकार के पास उनको राहत देने के लिए कोई योजना नहीं है। सरकार की जो पिछली योजनाएं हैं कि जनधन खाता खोल दो, यहाँ पे 2000 रुपए डाल दो, 1000 रुपए डाल दो, इन सबसे, और या राशन फ्री दे दो, इन सबसे अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये योजनाएं इस महंगाई की काट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हम लोग जल्द ही इस प्रश्न के ऊपर फिर से मिलेंगे।